गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। पहले से परेशान क्यों हो शंकर, तुम तो पगले हो। बस जो मैंने कहा है वही करो, आओ बैठें। और खलियान के ढेर नरम बिस्तर बन गए। राजकमल उस बिस्तर पर धरास हो गई। मेरी तरकीब कैसी है शंकर, उसने चांदनी में बल खाते हुए कहा। बहुत अच्छी। शंकर की आवाज़ कांप रही थी। कल से उस पर अमल करोगे? हाँ। अरे तो मरे क्यों जा रहे हो, आओ लेट जाओ। कमल ने उसे खुद पर घसीट लिया और शंकर सचमुच मर गया। उसके हवास मुअत्तल हो गए थे। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसका बदन चांदनी में तहलील हो रहा हो। चांदनी एक नरम पीकर में ढल गई हो और उसका वजूद उस पीकर में समाया जा रहा हो। लतीफ़ हरारत से भरपूर लज्जत अगी। दूसरी सुबह उसका अंग अंग टूट रहा था। रात के रंगीन ख्वाब का सहर अभी तक उस पर तारी था। उसका दिल चाह रहा था कि आंखें मूंदे उसी शहर में खो जाए, उसी तस्वर में लेटा रहे। तब बाबा की आवाज़ पर वो चौंक पड़ा। शंकर, ओ शंकर। हाँ बाबा। उसने जल्दी से आंखें खोल दी। उठ जा बेटा, सुबह हो गई। सुबह हो गई बाबा। हाँ अरे उठ, जल्दी से तैयार हो जा, बाबा ने कहा और वह रोज़मर्रा के कामों में मशगूल हो गया। खाने पीने के बाद दोनों बाप बेटे खामोशी से खेतों में चले गए। राजकमल ने कई बार शंकर से आंख मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन शंकर ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। बड़ा ही डरपोक है, राजकमल ने सोचा और मुस्कुराने लगी। भगवान की कृपा है, उसने प्रेमा की आवाज़ सुनी। क्या हो गया, उसने प्रेमा को देखते हुए कहा। तो मुस्कुराई तू क्यों? राजकमल एक कदम आगे बढ़कर उसके करीब पहुंच गई। बस तुम्हारी उदासी से मन दुखता है। मैं उदास तो नहीं हूँ प्रेमा। हाँ ऐसा ही लगता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, प्रेमा ने बड़े खलूस से कहा और राजकमल ने उसे लिपटा लिया। खेत नहीं जाएगी आज? आज नहीं जाऊंगी, प्रेमा ने जवाब दिया। क्यों? तुम मुस्कुरा जो रही हो। अरे पगली कहीं की, ये क्या बात हुई? राजकमल ने प्यार से उसके गाल पर हल्की सी चपत लगा दी। ये सच है दीदी, तुम्हें हंसते देखकर मेरा मन खुश हो गया है। और फिर खेत पर जाना ज़रूरी तो नहीं? माँ जी और बाबा थोड़े ही चाहते हैं कि मैं खेत पर जाऊँ, वो तो अपनी मर्ज़ी से चली जाती हूँ। अच्छा हाँ दीदी, बहुत देर नहीं गुजरी, हमारे बहुत अच्छे दिन थे, पर भगवान की मर्ज़ी, एक रात में सब कुछ चला गया। क्या मतलब? आओ दीदी बातें करेंगे कहीं बैठकर, प्रेमा ने कहा और फिर वो राजकमल को लेकर कोठे के पिछवाड़े आ गई। दोनों एक कोने में दरख्त के नीचे बैठ गईं। गांव के चारों तरफ हमारी ज़मीनें फैली हुई थी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी गांव में हमारी थी, लेकिन जगन्नाथ किसी शहर से आकर यहाँ आबाद हो गया। बड़ा ही पापी है, नरखी कहीं का। उसने बेशुमार दौलत जमा की हुई है। छोटे छोटे ज़मींदारों से उसने सारी ज़मीनें खरीद लीं और एक बहुत बड़ा मकान बस्ती में बनवाया। अब उसकी निगाहें हमारी ज़मीनों पर लगी हुई थी। उसने बाबा से बात की, लेकिन बाबा ने ज़मीनें बेचने से इनकार कर दिया। लेकिन जगन्नाथ बहुत चालाक था। उसने बाबा को एक और पेशकश की। उसने कहा कि बस्ती से दूर की ज़मीनों के बदले अगर बाबा चाहे तो अपने ज़मीनों के बराबर की ज़मीनें ले ले और इस तरह उसकी सारी ज़मीनें एक हो जाएंगी। बाबा को बड़ी हैरत हुई। ये बहुत उम्दा पेशकश थी जिसे बाबा ने कबूल कर लिया और उसके बाद उसकी ज़िम्मेदार से दोस्ती हो गई। लेकिन जगन्नाथ के दिल में कुछ और ही था और दिवाली की एक रात सब कुछ हो गया। जगन्नाथ ने बाबा को दारू पिलाई और फिर जुआ खेलने बैठ गया। उसके साथी बाबा को जोश दिला रहे थे और बाबा सब कुछ हारता जा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपनी सारी ज़मीनें, मकान और घर का मकान तक हार दिया। और उस रात की सुबह हम सब के लिए बड़ी भयानक थी। अब हम फ़कीर थे। ज़मींदार ने तो उसी दिन के लिए दोस्ती की थी। सब कुछ कब्जे में करने के बाद वो बाबा को भूल गया और बाबा की करनी का फल हम सब को भुगतना पड़ा। बड़ी मुश्किल से भैया की और सब की मेहनत के बाद हमारे फिर से ये हालत हुई है। राजकमल ने एक गहरी सांस ली।
बाबा हम सब से शर्मिंदा रहता है, मगर ये तो कर्मों की बात है। जगतनाथ के क्या हल हैं? बस उस पापी का नाम लो, बड़ा अंधेर मचाया है उसने। प्रेमा, ओ प्रेमा, क्या कह रही हो तुम दोनों? बाहर से माँ जी की आवाज़ सुनाई दी और प्रेमा चौंक पड़ी। आई माँ जी। क्या हो रहा है? माँ जी वहीं आ गई। बातें कर रहे थे माँ जी, खेत नहीं जाएगी आज? नहीं माँ जी, मन नहीं चाह रहा। अच्छा, बस यही पूछना था, बैठो, माँ जी ने कहा और बाहर निकल गई। शंकर ने दोनों हाथ सीने पर रख लिए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बदन में एक मस्त सी ईंठन थी। बिलत की तरह हसीन बसंती और उसके सामने से गुजर गई थी। वो जाग रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत ना होती कि वो उठकर उसके पीछे चल दे। लेकिन अब वो मछली की तरह तड़प रहा था। बिल आखिर उसे जब्त ना हुआ और वो आहिस्ता से चारपाई से नीचे उतर आया और थोड़ी देर के बाद वो खलियान की तरफ दौड़ रहा था। अब वो सब कुछ भूल गया था। जो होगा देखा जाएगा। उसकी प्रेमिका उसका इंतजार कर रही है। और थोड़ी देर के बाद वो खलियानों में पहुंच गया। बसंती, उसने दूर से बसंती के हयोले को देखकर उसे पुकारा और बसंती मुस्कुराती हुई उसके नजदीक पहुंच गई। लेकिन आज का शंकर कल का बुज़दिल शंकर नहीं था। आज उसके दिल में प्रेम ज्योत जाग रही थी। आज वो मुकम्मल मर्द था जो सारे बंधनों को तोड़कर अपनी प्रेमिका के पास पहुंचा था। बसंती, उसने आगे बढ़कर राजकमल को बाजुओं में भर लिया। अरे अरे, हाँप क्यों रहे हो? दौड़ते हुए आए हो? राजकमल ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ बसंती, क्यों? मुझे ख्याल था कि तुम इंतजार कर रही होगी। ओहो, राजकमल ने मसरूर आंखों से उसे देखते हुए गर्दन हिला दी। मेरा इतना ख्याल है तुम्हें? हाँ बसंती, अब तुम मेरा जीवन हो। अब तुम्हारे बिना संसार में मेरे लिए कुछ नहीं। मैं तुम्हें दिल की था से चाहता हूँ बसंती। मैं संसार में तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। शंकर के जज्बात बिखरते जा रहे थे और राजकमल के कानों में अमृत टपक रहा था। उसका जहन सोता जा रहा था। शंकर एक भरपूर नौजवान था, जीवन भर का साथी। देवी, अचानक उसके कानों में मचंडा की सरगोशी गूंजी और वह चौंक पड़ी। तुम भटक रही हो? नहीं, वो संभल गई। हाँ, मैं नहीं भटक रही। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तेरी मेहरबानी मचंडा, बस कभी कभी बहक जाती हूँ। औरत हूँ। क्या कह रही हो बसंती? शंकर ने पूछा। कुछ नहीं शंकर, राजकमल ने जोर से शंकर को भींच लिया। किसी को कुछ पता ना चल सका। शंकर राजकमल के इश्क में डूबा रहा और राजकमल मुतमिन थी। उस बोले बोले नौजवान से वो बहुत खुश थी। उसे जीवन का रोग तो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में भी उसने नहीं सोचा था। और फिर एक सुबह जब शंकर और बाबा खेत जा चुके थे, प्रेमा और फिकान खेत जाने की तैयारियां कर रही थी। पुष्पा दौड़ी दौड़ी आई। मासी मासी, उसने माँ जी को पुकारा। क्या है पुष्पा? माँ जी ने रसोई से निकल कर पूछा। प्रेमा और बस्ती कहाँ है? उसने हाँफते हुए पूछा। अंदर ही हैं। क्यों? खेत से आ रही हूँ। चाचा ने कहा था कि यहाँ से भी होती जाओ। क्या है पुष्पा, बात क्या हुई? माँ जी ने कहा। और राजकमल? रतन आ गया है मासी। हाय राम, कब? मासी ने सीने पर हाथ रखकर पूछा। रात की को ही आया है पापी। हे भगवान, कैसे मालूम हुआ? जिम्मेदार की हवेली से मालूम हुआ है। शायद करमू चाचा ने उसे बताया है, बस्ती वालों को। देखो इस बार क्या होता है। माँ जी ने कहा। मैं जा रही हूँ मासी, मेरे घर वाले भी परेशान होंगे। जा, जल्दी चला जा। क्यों, मैं तुझे छोड़ आऊँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी मासी, पुष्पा ने कहा और फिर वो जल्दी से बाहर निकल गई। माँ जी ने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। क्या तमाशा है प्रेमा? राजकमल ने हैरानी से पूछा। पापी, रतन आ गया है, प्रेमा ने खौफ से कहा। अरे कौन रतन? राजकमल ने झल्लाए हुए अंदाज में कहा। रतननाथ, जगन्नाथ जमींदार का बेटा। कहाँ चला गया था? शहर में रहता है। तो फिर? 2 साल पहले आया था पापी, फिर एक घर तबाह कर गया। क्या मतलब? कितने ही घर आने बर्बाद कर चुका है। कामनी ने कुएं में कूद कर जान दे दी। रजनी को उसके भाई ने कुल्हाड़ी मारकर खत्म कर दिया और खुद गले में फांसी लटका ली। 2 साल पहले मुखलाल की इज्जत लुटी तो उसके तीनों बेटे जान देने पर तुल गए। बेल में सड़ रहे हैं बेचारे। मगर किस्सा क्या है? अभी नहीं समझी, प्रेमा ने कहा। मैं नहीं समझाई, तुम समझाओ तो। बड़े बाप का बेटा जगन्नाथ भी पापी है, मगर खुला पाप नहीं। सुना है कि शहर से उसके पास नाचने गाने वालियां आती हैं, महीनों रहती हैं। गांव की कई लड़कियों को भी खराब कर चुका है, मगर उसका बेटा तो उसका भी बाप है, यानी रतननाथ। हाँ, वो कैसा है? गांव वालों के शोर मचाने पर जगतनाथ ने उसे शहर भेज दिया था, मगर जब भी गांव आता है कोई ना कोई हादसा छोड़ जाता है। गांव की बहू बेटियों को इज्जत बचाने मुश्किल हो जाती है। गांव वाले फरियाद करते हैं तो जगन्नाथ उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है।
पुलिस वाले सब उसके अपने आदमी हैं, प्रेमा ने बताया और राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तू मुस्कुरा रही है बसंती, प्रेमा ने कहा। तो क्या करूं, भगवान से प्रार्थना करके बला टल जाए। वो कब तक यहाँ रहेगा, कौन जाने कब तक रहे। जब तक वो रहेगा गांव की बहू बेटियां घरों में घुसी रहेंगी। हाँ, जिम्मेदार ने गांव वालों से यही कहा है। उसने कहा था कि गांव वाले खुद अपनी बहू बेटियों को छुपाए रखें, वो जिम्मेदार ना होंगे, और गांव वाले ऐसा ही करते हैं। तो फिर क्या करें, सारे पंगट खाली हो जाते हैं, कोई नारी बाहर नहीं निकलती। ये तो अनोखी बात है, मगर है कोई क्या कर सकता है। क्या गांव वाले जिम्मेदार को निकाल नहीं सकते इस गांव से? कौन निकाले, आधे से ज्यादा तो उसका दिया खाते हैं। ठीक है प्रेमा, इस बार रतन बचकर ना जा सकेगा, राजकमल बेख्याली में बोली। क्या कह रही है बसंती? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, राजकमल ने संभल कर कहा। बस अब जब तक वो यहाँ है घर से निकलना बंद। सांड की तरह दंदनाता फिरे है पापी पूरे गांव में। है कैसा प्रेमा, राजकमल ने पूछा। मुख तो बड़ा सुंदर है पर मन सांप की तरह है, विष ही विष भरा है पापी में। तूने देखा है कभी? हाँ, उसने भी तुझे देखा है, पता नहीं, प्रेमा ने जवाब दिया और राजकमल गर्दन हिलाने लगी। खेत जाने का इरादा मुलतवी हो गया था। चुनाचा दोनों फिर अपनी मखसूस और पसंदीदा जगह पर जा बैठी और बातें करती रहीं। वो शाम भी बड़ी सनसी खेत थी। शंकर और बाबा घर आए तो वो भी रतन की बात कर रहे थे। अरे प्रेमा की माँ, पापी सूर हो गया है सूर, बाबा कह रहा था। कौन? माँ जी ने पूछा। अरे वही रतन, और कौन? ये ऊंचे से आ घोड़े पर आया है, देव लग रहा था पूरा, ये बड़ी बड़ी मूंछें, बिल्कुल डाकुओं की सी शक्ल। हाय राम, क्या तुम्हारे पास आया था? हाँ। क्यों आया था, क्या कह रहा था? माँ जी ने परेशानी से पूछा। जब भी गांव आता है मूर्ख मेरे पास जरूर आता है, मेरा मजाक उड़ाए है। आज भी वो मेरा मजाक उड़ाने आया था, कह रहा था कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। चाचा, आदमी को सोच समझ लेना चाहिए। फिर तुमने क्या जवाब दिया? अपनी भूल तेरी, क्या जवाब देता, पगला बिगड़ रहा था। कौन? माँ जी चौंक कर बोली। अरे यही शंकर, क्या जरूरत थी? हाय राम, तो मैं नहीं हुई हो जाती, मैंने से रोक दिया और उसने जवाब दे दिया था रतन की बात का। क्या कहा था उसने? कहने लगा कि हम तो मेहनत की कमाई से हमेशा से वाकिफ है रतन, तुम इसके बारे में मालूम करो। तब वो चौंक कर पूछने लगा कि ये कौन है। मैंने बताया कि शंकर है तो कहने लगा, जवान हो गया है चाचा, संभाल कर रखो, ऊंच नीच सिखाओ इसे, कहीं इसे भी जुए में ना हार बैठो। मैंने शंकर को डांटा और वो वहां से चला गया। अरे तू कल से उसे भी ना ले जाना, थोड़ा सा काम कम सही, फिर ना आ जाए हत्यारा कहेगा। मैं चूड़ियां पहनकर बैठ जाऊं माँ? शंकर तंग कर बोला। माता पिता की इज्जत, उनका जीवन प्यारा है शंकर, तू चूड़ियां पहनना ही पड़ेंगी। माँ जी, चूड़ियां पहनना मर्द की मौत होती है, मरना ही है तो चूड़ियां पहनकर क्यों मरा जाए, मुझे दूसरी मौत पसंद है, शंकर ने दिलेरी से कहा। राजकमल उसे देख रही थी, उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अरे भगवान ना करे, तू तो पागल हो गया है शंकर, माँ जी घबरा कर बोली। शंकर ठीक ही तो कह रहे हैं माँ जी, वो बोल पड़ी। अरे नहीं बेटी, तू रतन कौर को नहीं जानती। अब जान गई हूँ माँ, पूरे गांव को सांप सूंघ गया है क्या? हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते बेटी, बाबा ने कहा। मैं बिगाड़ूंगी बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं जगन्नाथ से तुम्हारे सारे हिसाब किताब चुकता कर दूंगी। अरे अरे, क्या कह रही है तू? बाबा और माता जी घबरा कर बोली। कुछ नहीं माँ जी, अब जो कहूंगी करने के बाद कहूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ बसंती, शंकर ने पुरजोश अंदाज में कहा। नहीं शंकर, तुम लोगों ने मुझे पनाह दी है, तुम अच्छे लोग हो, मैं तुम पर कोई आंच ना आने दूंगी। तुम देखते रहो, बस खामोशी से देखते रहो। हाँ एक बात है, जो कुछ मैं कहूँ, जो कुछ मैं करूँ, उसमें टांग ना अड़ाना, खामोशी से देखते रहना, यही मेरी सहायता होगी और इसी में मेरी जीत। बसंती बच्चों किसी बातें मत करो, तुम उसका क्या बिगाड़ सकोगी, बाबा ने कहा। बाबा आपने मुझे पनाह दी है, इस गांव ने मुझे पनाह दी है, मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ, आप चिंता ना करें, आप लोगों पर कोई आंच नहीं आएगी, बस आप खामोशी से देखते रहें। हम कैसे बढ़ सकेंगे बेटी, वो हमारे घर खुदवा देगा, कोई कुछ भी ना कर सकेगा बाबा, राजकमल ने कहा और सब लोग खामोशी से उसकी शक्ल देखने लगे। उनके चेहरों पर झल्लाहट थी। और फिर रात गए शंकर उसके पास पहुंच गया। राजकमल जाग रही थी। बसंती, वो आहिस्ता से बोला। हूँ। राजकमल उठ बैठी। क्या तुम आज भी चलोगी? हाँ, बस मैं सोच रही थी शंकर, मेरी मानो आज ना चलो। क्यों? पिताजी अभी थोड़ी देर पहले जाग रहे थे, वो अभी सोए हैं और परेशान है, फिर जाग उठेंगे, जैसे तुम्हारी मर्जी। पर मैं तुमसे कुछ बातें भी करना चाहता हूँ, तो फिर कोठे के पीछे चलो, मैं जा रहा हूँ, तुम आ जाओ।
शंकर बोला और राजकमल ने गर्दन हिला दी। शंकर तेजी से वापस चला गया और फिर थोड़ी देर के बाद राजकमल भी उसके पास पहुंच गई। दोनों दरख्त की आड़ में बैठ गए। ये तुम क्या कह रही हो बसंती? शंकर बोला। क्या शंकर? तुम उसके सामने नहीं जाओगी बसंती, रतन नाथ के? हाँ, शंकर ने जवाब दिया। क्यों शंकर? राजकमल ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं तुमसे प्रेम करता हूं बसंती। अगर उस पापी ने तुम्हें बुरी निगाह से देखा तो मैं उसके प्राण ले लूंगा और उसके बाद सब लोग मारे जाएंगे। ठंडे दिल से मेरी बात सुन शंकर। वो मुझे बुरी निगाह से देख सकता है मगर मेरा कुछ ना बिगाड़ सकेगा, तो इसमें क्या हर्ज है? ये कैसे मुमकिन है? ये मेरे ऊपर विश्वास करो शंकर, मैं सब ठीक कर लूंगी। नहीं बसंती, मैं नहीं मान सकता। तू ना मानो, मैं भी तुम्हारी बात क्यों मानूंगी? राजकमल झल्लाकर बोली। मेरे रास्ते में रोड़े मत अटकाओ। मैं जो सोचती हूँ उसे काट डालने में का फैसला कर चुकी हूँ। मगर बसंती, मेरा प्रेम जो मैं कह रही हूँ मान लो पगले। बचपने की बात मत करो, कल हमारे तुम्हारे रास्ते अलग होंगे। मैं जो कुछ करूंगी उसमें किसी को समझने की जरूरत नहीं, वरना मुंह की खाएगा। शंकर गुस्सीले अंदाज में खड़ा हो गया और राजकमल को घूर रहा था और फिर उसने गुस्सीले अंदाज में कहा, ठीक है बसंती, तुम अपनी मर्जी की मालिक है। तुमने अपनी मर्जी से प्रेम जोड़े थे, तुम अपनी मर्जी से उन्हें तोड़ रही हो। भगवान तुम्हें सुखी रखे। जाओ शंकर, बस जाओ। मैंने जो कुछ कहा है आखिरी बात है, राजकमल ने कहा और शंकर गुस्से से पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। राजकमल के होंठों पर फिर वही पुरानी मुस्कुराहट फैल गई। बात सिर्फ इतनी सी है शंकर के मैं रतन के बारे में सुनी हुई तमाम बातों को दिल से झूठ कर दिखाना चाहती हूँ। मैं उन सरकशों को शिकस्त देना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा पसंदीदा खेल है और उस खेल से मुझे कौन रोक सके है। वो उठी और वापस चारपाई पर आकर लेट गई। दूसरे दिन सुबह सब खामोश थे। नाश्ता वगैरह करने के बाद शंकर बाबा हस्बे मामूल निकल गए। राजकमल, प्रेमा और माता जी खामोश थीं। राजकमल ने दिन चढ़े नाश्ता किया और फिर कपड़े वगैरह पहनकर तैयार हो गई और दोनों माँ बेटियां खामोशी से उसे देख रही थी। तब प्रेमा ने आगे बढ़कर कहा, बसंती हूँ। राजकमल ने मुस्कुराते हुए बोली, ये आत्मा हत्या है बसंती। नहीं प्रेमा, मैं नाग को मारने जा रही हूँ और मैं उसे मार दूंगी, तुम चिंता मत करो। राजकमल ने बड़े इत्मीनान से कहा। हम सब भी खतरे में पड़ जाएंगे बसंती, माँ जी लड़ती हुई आवाज में बोली। मैं कुछ नहीं जानती बस, राजकमल ने बिगड़े हुए अंदाज में कहा। बाहर निकल गई। प्रेमा और माताजी उसे देखती रह गईं। रतन नाथ ने आईने के सामने खुद को देखा और उसकी घनी मूंछों के नीचे मुस्कुराहट फैल गई। सुर्ख और सफेद रंग और चमक उठा और बड़ी बड़ी आंखों की सुर्खी कुछ और बढ़ गई। उसने अपना हंटर दीवार पर मारा और फिर कमरे के दरवाजे से बाहर निकल आया। अबे ओ लखपत, उसने किसी को आवाज दी। आया सरकार, एक आवाज सुनाई दी और चंद साथ के बाद एक दराज कामत शख्स रतन नाथ के पास पहुंच गया। कैसा लग रहा हूं बे? रतन नाथ ने चाबक घुमाते हुए कहा। लखपत की निगाह रतन नाथ के चेहरे की बजाय चाबक पर लगी थी। चुनाचा वो बंदरों की तरह उछलकर ये वार खाली दे गया और रतन मामा से बखूबी वाकफ था। रतन का तो ये खेल था, लेकिन जिस्म पर पड़ जाने वाली सुर्ख लकीर 3 दिन तक जलती रहती थी। है सरकार, नजर भर कर ना देखूंगा, बड़ी खराब नजर है, जिसे लग जाए बस। ओहो, और हमें नहीं लगेगी, देख और बता कैसे लग रहे हैं। रतन हंसते हुए बोला। भगवान बुरी नजर से बचाए, अन्याय हुआ है। भगवान की सौगंध, अन्याय हुआ है। क्या मतलब और किसके साथ अन्याय हुआ है? रतन चौंक कर बोला। तुम्हारे साथ रतन जी, तुम्हारे साथ। क्या बक रहा है? रतन ने आंखें निकाली। भगवान की सौगंध, झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हें तो किसी रियासत का राजा होना चाहिए था। ओहो, रतन हंसते हुए बोला। अबे तो अब हम कौन सी किसी राजा से कम हैं? सच कहा सरकार ने। लखपत, घोड़ा तैयार है? हाँ महाराज। हमारे साथ आ, रतनाथ बोला और लखपत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों स्तबल तक पहुंच गए जहां रतननाथ का स्याह रंग का घोड़ा तैयार था। एक बात बता लखपत। जी सरकार। ये गांव की सुंदर नारियां कहाँ गईं? जाती कहाँ महाराज? अपने घरों में हैं। क्यों? क्या अब वो पंगड़ पर पानी नहीं भरती हैं सरकार? क्या वो अब खेतों में काम नहीं करती हैं सरकार? क्या बकवास करता है? मैं नहीं समझा सरकार। लखपत हंटर की तरफ देखते हुए बोला। कल पूरे दिन घूमे, एक भी नजर नहीं आई। उसकी वजह है सरकार। क्या वजह है? बड़े सरकार ने गांव वालों को मना कर दिया है। किस बात से मना कर दिया है? उन्होंने कह दिया है उन्होंने कि गांव वाले खुद ही अपनी नारियों की रक्षा करें। रतन जी आ रहे हैं, बड़े सरकार जिम्मेदार ना होंगे। ओहो, रतन के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आने लगे।
तो ये बात है, मगर पिताजी ने ये अच्छा नहीं किया। लखपत, ये ठीक नहीं हुआ है। और उन बदबख्त गांव वालों की इतनी जुर्रत कैसे हुई? धीरज रखे महाराज, बड़े महाराज ने तो ये बात गांव वालों को डांटते हुए कही थी। उन्हें तुमसे दुश्मनी थोड़ी करनी थी। ओहो, लेकिन पिताजी ने नादानी में हमसे दुश्मनी ही तो की है। पर आप चिंता क्यों करते हो छोटे सरकार? अबे चिंता के बच्चे, उन सुंदर नारियों के लिए तो गांव आ जाते हैं, वरना क्या रखा है उस बेतुकी आबादी में? और तू कहता है कि चिंता ना करें। सरकार धीरज तो रखें और इनाम की बात करें। सरकार तो तरकीब बताऊंगा। लखपत ने दांत निकालते हुए कहा। क्या बकवास कर रहा है? पहले इनाम कहें कि कहें सरकार? मिलेगा, रतननाथ ने कहा। तो सरकार, गांव वाले कौन से दूसरे हैं? आप भी तो गांव के बच्चे हैं, गांव में पले बड़े, गांव में परवान चढ़े। गांव वालों से आपकी भी सलाम दुआ है सरकार। और फिर जिस घर आप चले जाएं, वो खुशी से फूला कहाँ समाएगा? रतननाथ उछल पड़ा। वो हैरत से लखपत को देख रहा था। हाँ सरकार, किसी की भी घर चले जाइए, उसके मजाज पूछिए। अबे तुझे इतनी अकल कहाँ से आ गई लखपत? बस सरकार, इनाम का लालच अच्छे अच्छों को अकल सिखा देता है। इनाम? रतन ने तंजी अंदाज में उसे घूरा। हाँ सरकार, मन खोल कर दे दें। आ गया, उसने कौड़ा खोलते हुए कहा। क्या सरकार? लखपत घबरा गया। चिंता मत कर, मैं खोल कर इनाम दूंगा। यही इनाम देंगे सरकार, यही हमारी औकात है। बरसों के आपके जवान होने की प्रार्थना कर रहे थे, यही हमारी दुआओं का सिला है। कम है, आ गया। मारे सरकार, लेकिन काम हम ही से बनेगा। क्या मतलब? एक खास बात रह गई है, पर अगर ऐसे ही इनाम मिलता रहा तो खूब बताएंगे तुम्हें। क्या खास बात है? जल्दी बोल। ऐसे नहीं सरकार, लखपत कौड़े की लपक से खुद को दूर करते हुए बोला। ले, रतन ने जेब से सोने का एक सिक्का निकालकर उसकी तरफ उछाल दिया और लखपत ने जल्दी से उसे लपक लिया। अब जल्दी कर, मगर काम की बात होनी चाहिए। गांव में आप किस किस के घर जांगते फिरेंगे? क्या मतलब? अगर आपको ये मालूम हो जाए कि आपको कहाँ जाना है तो कोई तकलीफ ना होगी। लखपत ने कुछ और पीछे हटते हुए कहा। गजब की बातें कर रहा है लखपत, रतन हैरत से बोला। और करता रहूंगा सरकार, मगर हाँ, ये ले, अब बोल। रतन ने एक और सिक्का उसकी तरफ उछाल दिया। संचा मिल का घर सबसे ठीक है। ओहो, वो संचा मिल? हाँ सरकार, खूब उसकी लड़की है, अप्सरा है सरकार, अप्सरा। मन खुश हो जाएगा। बहुत खूब। और सुन, पसंद आ गई तो इनाम, और उसका तुझे डबल इनाम। हम दुआ करेंगे सरकार, लखपत ने कहा। और रतन घोड़े पर सवार हो गया और फिर उसने घोड़े को एड़ लगा दी। जानी पहचानी पगडंडियां, जाने पहचाने रास्ते, और से सच्चा मिन का रास्ता खूब घर याद था। अलबत्ता उसकी लड़की उसे ठीक से याद नहीं थी, मगर वो तो खूबसूरत तो ना थी, दुबली सी, सूखी सी। हाँ, उसके बेटे 5 बेटे थे सच्चा मिल के, और अब तो वो भी बड़े हो गए होंगे। रास्ते में रतननाथ सोच रहा था कि गांव के लोग उसे सलाम करते, लेकिन उससे सलाम में कोई दिलचस्पी ना होती। एक खौफ व हरास होता था, और ये खौफ, ये हरास रतन को हमेशा से अच्छा लगता था। लोग खौफजदा रहते थे, वो उनके लिए कोई अनोखी चीज़ था। बहरसूरत उसके बाद वो सच्चा मिल के मकान पर पहुंच गया। सच्चा मिल के मकान में खासी तब्दीलियां हो गई थी। बाहर से ऊंचा ठेरा बन गया था और चौड़े चौबी दरवाजे में पीतल की कीलें लगी हुई थीं। खूब तो संचा मिल कमा रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो घोड़े से उतर गया। उसने संचा मिल के दरवाजे की जंजीर जोर से बजाई और चांदी लमात के बाद अंदर से सांगर खोल दी गई। कौन है? संचा मिल की बीवी की आवाज़ सुनाई दी। अरे मैं हूँ चाची, दरवाज़ा खोलो, रतन ने बड़ी अपनाइयत से कहा, और दरवाज़ा खुल गया। रतन को देखकर पंजान की बीवी के हल्क में जैसे कोई चीज़ अटक गई थी। प्रणाम चाची, रतन ने कहा। प्रणाम, शीला देवी बेमुश्किल बोली। अरे पहचानती नहीं चाची? पहचान गई, भला कौन हूँ मैं? रतन, शीला देवी उसी अंदाज में बोली। अरे तूने दुआ भी नहीं दी चाची, अंदर आने को भी नहीं कहा। क्या मैं इतना बुरा हो गया हूँ? क्या मैं इतना अजनबी हो गया हूँ गाँव वालों के लिए? नहीं, अंदर आओ रतन बेटा, जीते रहो, सुखी रखे भगवान। शीला देवी रास्ते से हट गईं और रतन ने अंदर दाखिल होकर गर्दन झुका दी। शीला देवी ने न जाने किस तरह उसके सर पर हाथ फेरा और फिर वह शीला देवी के साथ अंदर दाखिल हो गया। घर तो बहुत अच्छा बनवा लिया है चाची, रतन ने चारों तरफ देखते हुए कहा। दिया है भगवान की। और फिर रतन दालान में एक मुंडा खींच कर बैठ गया। और सुनाओ चाची? चाचा, संचा मिल के क्या हाल हैं? ठीक हैं। और तुम्हारे बेटों का क्या हाल है? वो भी ठीक हैं। कितने थे याद ही नहीं रहे? 5। भगवान की कृपा से, शीला देवी ने जवाब दिया। वैसे उनकी रूह कब्ज हो रही थी। जिंदगी में पहली बार रतन उनके घर आया था। जिंदगी में पहली बार उसने उनके घर से, उनकी बेटों से दिलचस्पी ली थी, वरना कहाँ रतननाथ और कहाँ वो। खूब गए कहाँ हैं?
छोटा घर में है, बाकी पेंट को गए हैं। और ये ओहो ये बात है, अब तो चारों काम करने लगे हैं। कहाँ पेंट गए हैं? दूसरे गांव में, शीला देवी ने बताया। लेकिन रतन की बातों से उनके आसान खता हो रहे थे। वो मन ही मन में राम राम कर रही थी। कब आएंगे चाची? बस आने वाले होंगे, कई रोज गुजर गए। हाँ चाची, इसलिए पूछ रहा था कि अब यहाँ आया था तो उनसे भी मिल लेता। हाँ हाँ, बस आने ही वाले होंगे। अरे हाँ चाची, तुम्हारी एक बेटी भी तो थी। हाँ, चाची की आवाज़ हल्क में फंसने लगी। वो कहाँ है? रसोई में होगी, और छोटा बेटा वो भी अंदर है। तो बुलाओ ना चाची, उनसे कहो कि रतन से मिलेंगे। लच्छी, अरे ओ लच्छी, देख रतन भैया आए हैं, कुछ जल पानी तो ला। बेटी का क्या नाम है? गुंदनी, शीला देवी ने बताया। ओहो, और मैं खुद उनसे मिल लेता हूँ। रतन अचानक उठ गया। अरे आ रहे होंगे दोनों, मैं खुद मिल लूँगा चाची। रतन अब कहाँ सब्र करने वाला था, और फिर वो तेज कदमों से रसोई पहुँच गया। रसोई के दरवाजे में खड़े होकर उसने गूंदी को देखा। चूल्हे में आग जल रही थी, लेकिन शोले बाहर बुलंद हो रहे थे। आग की सुर्ख गालों पर मचल रही थी, बाल बिखरे हुए थे, जोबन सुलग रहा था। उसे भी किसी आने का एहसास हुआ, और उसने गर्दन उठाकर देखा। स्याह आंखों में खौफ व एहसास लहरा गया। हाथ से लकड़ी गिर गई, और उसने दोनों हाथ सीने पर रख लिए। कौन हो तुम? रतन, उसने फौरन जवाब दिया, और वह रसोई के दीवार से जा टिकी। उसकी आंखों में कोई खौफ कुछ और गहरा हो गया था, और रतन ने लखपत को बेशुमार नोट इनाम में दे दिए थे। क्यों आए हो? सवाल किया गया। तुमसे मिलने। रतन कुछ और आगे बढ़ा। माँ जी कहाँ हैं? बाहर। तुम गोंदी हो ना? हाँ। खूब हो, रतन ने उसे पुरहवस निगाहों से देखते हुए कहा। रतन, रतन बेटे, अकब से माँ जी की आवाज़ सुनाई दी। हाँ माँ जी, ये तुम्हारी गोंदी तो अब पूरा दरख्त बन गई है। बड़ी प्यारी निकली माँ जी ये तो। नहीं नहीं बेटे, बहनों को यूं निगाह भरकर नहीं देखते, शीला देवी ने जल्दी से कहा, और रतन का दिमाग घूम गया। बहन? उसने तलख लहजे में कहा। ये मेरी बहन कैसे हो गई शीला देवी? गांव की सारी बहू बेटियां तुम्हारी बहनें तो हैं रतन। क्या कहना चाहती हो? वो गुर्राया। तुम बाहर तो आओ, वहां चलकर बैठो। बूंदी हलकान हो रही है। तुम जाओ, मैं से बातें कर रहा हूँ। रतन डटाई से बोला। रतन, शीला देवी गुर्राई। किस लहजे में बात कर रही हो पंजाबिल की बीवी? मेरी हैसियत नहीं जानती। अरे तो बाहर निकलता है या नहीं? क्या बात है माँ, कौन आया है? बाहर से तीज की आवाज़ सुनाई दी, और रतन चौंक पड़ा। उसने रसोई से बाहर झांका। शीला देवी के चारों बेटे लाइन से खड़े थे। रतन की हवा से एक लम्हे के लिए बिगड़े, लेकिन दूसरे लम्हे वो संभल गया। अरे तुम आ गए भैया, चलो अच्छा हुआ, तुमसे भी मिल लिया। ये माँ मुझे गोंदी से मिलने से मना कर रही है। बाहर आओ, तीज की आवाज़ सुनाई दी, और रतन जल्दी से बाहर निकल आया। उसकी जेब में पिस्तौल मौजूद था, लेकिन बहरहाल वो अभी बात इस हद तक नहीं बिगाड़ना चाहता था। शहर से कब आए? कई दिन हो गए। रतन ने पंजा मिल के चारों शेरों को देखते हुए कहा। सब के हाथों में लठ थे, और सब के सब दराज कामत थे। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। यहाँ क्यों आए हो? अरे ये कोई पूछने की बात है? तुम लोगों से मेरा कोई नाता नहीं है। रसोई में क्या तलाश करने आए थे? गोंदी से मिलने आया था, बचपन में इसे भी तो। आओ। तरखान ने इसकी कलाई पकड़ी। कमबख्त का हाथ था कि फौलाद। खाल छीली जा रही थी, और वो उनके साथ बैठक में आ गया। बैठो। तरखान ने उसे चारपाई पर धक्का दे दिया। किसी से मिलने जाते हैं तो वहाँ बैठते हैं जहाँ बिठाया जाता है, गरजू बोला, और मुलाकात मर्दों से होती है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या शीला देवी मेरी चाची नहीं है? तो चाची से मिलने रसोई में पहुँच गए, तीज तंजिया लहजे में बोला। अरे छोड़ो इन बातों को, कैसा कारोबार चल रहा है तुम्हारा? और उसने खवा मुखा हंसते हुए कहा। गाँव की हालात बदल गए हों। हाँ मैं देख रहा हूँ। और गोंदी के 5 भाई हैं, तरखान बोला। बड़ी खुशी हुई तुम्हें देखकर। बस अब जाओ, गरजू ने कहा, और रतन जल्दी से खड़ा हो गया। अच्छा फिर कभी आऊँगा, वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, और बाहर निकलकर जल्दी से घोड़े पर सवार हो गया। फिर उसने ख्यालात से घोड़े को एड़ लगा दी कि कहीं शीला देवी उन्हें तफसील ना बता दे, लेकिन दिल ही दिल में वह सख्त तलमला रहा था। उसकी आंखों में खुद खून उतरा हुआ था। वो कौड़े को सख्त गिरफ्त में लिपी हुए था, और फिर उसके मुंह से गुराहट निकली। अच्छा पंजाबिल के बेटो, तुम अब 5 ना रहोगे। घोड़े की रफ्तार सुस्त हो गई, और वो खाली पंगुड़ों के पास से गुजर रहा था। ये पंगड़ कभी कवारियों से भरे होते थे। एक को ठीक कर दूंगा। और वो दांत पीस कर बोला। तभी उसकी निगाह एक तरफ उठ गई, और उसने घोड़े की बागें खींच लीं। आंखें धोखा नहीं दे रही थी। उसकी चाल क़यामत थी, अप्सरा थी, लेकिन अंदाजा हो रहा था कि वह सामने से कैसी होगी। ये पहली लड़की थी जो उसको नजर आई थी। दूसरे लम्हे उसने तेजी से घोड़ा आगे बढ़ा दिया, और लड़की के सर पर पहुंच गया। अरे सुन सुन ने, उसने आवाज़ दी, और लड़की रुक गई।
उसने पलट कर देखा और रतन का मुंह ताज्जुब से खुल गया। और अभी उसने गोंदनी को देखा और गोंदी ही उसकी आंखों में नाच रही थी, लेकिन गोंदी तो उसके तलवों की खाक में नहीं थी। ये क़यामत खेद हुस्न उसने कभी नहीं देखा था। वो सकते में रह गया। लड़की के पर हाथ रखे उसे घूर रही थी और रतन का दिल चाह रहा था कि वो उसके बाद कुछ देखने की आरजू कहाँ रह जाती है। और वह इस तरह से देख रहा था और लड़की के चेहरे के रंग बदल रहे थे। बहुत देर के बाद उसके हवास बहाल हुए और वह जल्दी से घोड़े पर बैठाया। देख चुका, लड़की ने अजीब से लहजे में कहा। नहीं, रतन ने आहिस्ता से जवाब दिया। तो और देख ले, आजा, मेरे करीब आजा। और वो खुद रतन के करीब हो गई। तू नाराज हो गई? नहीं तो बहुत खुश हूँ। क्या नाम है तेरा? क्या बताऊं? मुझे जानती है। क्यों जानूं? लड़की ने उसी अंदाज में कहा। ना जाने मेरे पीछे इस गांव में क्या क्या हो गया, ना जाने क्या क्या हो गया। बस अब घोड़े पर चढ़ और भाग जा, वरना मैं अच्छी आदमी नहीं हूं। लड़की ने कहा। किसने तुमसे कह दिया? तुम तो इतनी अच्छी हो कि बस। अरे जा जा, मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी। अच्छी तरह जानू हूं तुम सबको। लड़ाई की बातें मत करो सुंदरी। मैं तो रतन हूं, तुम्हारे गांव का रतन, तुम्हारा अपना रतन। अनमोल रतन तो नहीं हो। वो हंस पड़ी और उसकी हंसी रतन को हैरत थी कि वो कौन है, कहाँ से आई है। इस गांव की है तो किसकी लड़की हो सकती है? दूसरों के लिए अनमोल हो, लेकिन तेरे लिए बिनमोल। बातें तो अच्छी बना लेता है, वो मुस्कुराकर बोली और उसका गुस्सा कम होता जा रहा था। मैं तुझसे कुछ बातें करना चाहता हूँ।